देसी माँ के नुस्खे। अशोकनगर नाम के शहर में अमित और उसकी पत्नी सुनीता दोनों जॉब करते थे। अमित की माँ अनीता गोरे गांव में रहती थी। अमित और सुनीता शहर में रहकर जॉब कर रहे थे। इसी वजह से अमित की माँ अनीता उनसे मिलने शहर आ जाती है। अनीता घर में आती ही अमित से कहती है, अरे बेटा अमित, एक गिलास पानी तो पिलाना। जी माँ, अभी मंगाता हूँ। सुनीता, माँ के लिए पानी लेकर आओ। सुनीता कांच के गिलास में पानी लाती है। ये देखकर अनीता कहती है, अरे तुम लोग कांच के गिलास में पानी पीते हो? तुम्हें पता है इस कांच के गिलास में पानी पीने से कितना नुकसान होता है? ये सारे कांच के गिलास अभी के अभी अंदर रख दो। अमित, मैंने तुम्हारे साथ कितने सारे तांबे के गिलास भेजे थे, बाहर निकालो उन्हें, और अब से इस घर में उसी गिलास में पानी पिया जाएगा। शाम होती है, सब खाने के लिए बैठते हैं। सुनीता अपनी सास को जैसे ही दही देती है, उसकी सास कहती है, राम राम राम, कितनी बुरी दही है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, घर में दही बनाना भी नहीं जानते। ये बाजार की दही तो ऐसे लग रही है मानो जैसे सफ़ेद पानी खा रही हूँ। सुनीता बहू, आज से घर में बाहर से दही बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं बना कर खिलाऊंगी तुम्हें घर का दही, फिर देखो क्या स्वाद आता है। माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए ही तो आई हैं, आराम करिए ना यहाँ पर। ये सब दही वगैरह इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रही है? और हम तो हमेशा से ही बाहर का ही दही खाते हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपको आदत ना हो, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही। हाँ माँ, आप कहाँ इन कामों में पड़ रही हैं, ये सब रहने दो ना। बेटा, बात बाहर के दही की नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी है कि इस दही में तुमने पैसा खर्च किया और उसके बाद भी अगर दही में कोई स्वाद ही ना हो तो दही भी बेकार और पैसा भी बेकार। अब जब तक मैं इस घर में हूँ, दही तो मैं घर में ही बनाऊंगी। अनीता घर की सारी चीजें बदलने लगती है। मिट्टी के बर्तन में दही जमाने लगती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद चूल्हे पर खाना बनाना भी शुरू कर देती है। ये सब देखकर अमित और सुनीता के पड़ोसी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सुनीता अपने पति से कहती है, आप माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? एक तो वो मेरी बात सुनती नहीं, और जब से आई है घर की सारी चीजें बदलने में लगी हुई है। घर में गैस होने के बाद भी न जाने क्यों चूल्हा लेकर आई और उसी पर खाना बनाती है। आपको पता है हमारे पड़ोसी हमारा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, जिसे देखो वो हम पे हंसता है। सुनीता, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और इन चीज़ों से तो मैं भी परेशान हूँ, पर तुम जानती हो ना सुनीता, वो गांव से आई है और उन्हें वही की आदत है। अब जो भी हो वो गांव के तरीके से ही करती हैं। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगा उनको अपनी तरफ से समझाने की, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आप कोशिश करो उनको समझाने की। अनीता सुनीता को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। सुनीता भागी भागी अपनी सास के पास जाती है तो अनीता कहती है, हे भगवान, ये मेरी साड़ी का क्या हाल बना दिया सुनीता तुमने। इतनी अच्छी कॉटन की साड़ी थी मेरी, अब तो ऐसा लग रहा है कि पोछा लगाने लायक हो गई है। मैंने तुम्हें ये साड़ी धोने के लिए दी थी, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ना तुमने इसमें कुछ करा, ना इसमें कांजी करी। तुमने साड़ी को धोया कैसे? मम्मी जी, मैंने तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए, तो आपकी साड़ी भी मैंने वॉशिंग मशीन में ही धो दी। देख बहू, मैं साफ कह देती हूँ, जब तक इस घर में मैं हूँ तब तक सारी चीजें मैं अपने हिसाब से करूंगी। आज से कपड़े भी हाथ से धो लेंगे। अगर तू नहीं धो सकती तो कोई बात नहीं, मैं धो लूंगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे, और अगर कपड़े सूखेंगे तो वो भी धूप में। अनीता अपनी बहू को समझा रही थी, तभी डोरबेल बजती है। सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुनीता का पड़ोसी शिवम खड़ा था। सुनीता उसे अंदर बुलाती है। भाभी जी, कैसी हो आप? सुना है अमित भैया की मम्मी आई है, मुझे भी तो मिलवाओ आंटी से। हाँ हाँ, अंदर आओ ना, बैठो, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। सुनीता अंदर जाकर अपनी सास को बताती है कि अमित का दोस्त उनसे मिलने आया है। अनीता हॉल में आकर शिवम से मिलती है। हेलो आंटी जी। आंटी क्या होता है? माँ जी बोल, माँ जी। संस्कार कहाँ है तुम्हारे? कैसे दोस्त बना रखे अमित ने। तभी वहां सुनीता तांबे के गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन शिवम वहां से जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीकर जाओ। नहीं भाभी, कुछ जरूरी काम याद आ गया। अच्छा चले जाना, पानी तो पीकर जाओ। शिवम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अमित की माँ गांव में ही रहती और इसी कारण अनीता सारी चीजें देसी तरह से करती थी। सुबह उठकर घर की लाइट पंखे सारे बंद करके घर की खिड़कियां खोल देना, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, कपड़े हाथ से धोकर धूप में सुखाना, तांबे के बर्तनों में भोजन करना इत्यादि। एक रात जब तीनों खाना खा रहे थे तो सुनीता और अमित फोन देखते हुए खाना खा रहे थे। ये सब क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? ऑफिस से आकर सीधा फोन में लग जाते हो। खाने के वक्त तो कम से कम इस आफत को बंद कर दिया करो।
मैं समझा नहीं माँ। मैं समझाती हूँ, रुक। अनीता दोनों का फोन बंद करके अपने पास रख लेती है। अब खाने के वक्त अगर फोन इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर संडे के संडे सोसाइटी वालों को बुलाकर अनीता बातचीत किया करती। कुछ वक्त गुजरने के बाद भी अनीता वही करती थी जो उसे सही लगता था। अनीता की वजह से उसका बेटा और उसकी बहू बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन अचानक की रात में 7वीं मंजिल पे रहने वाली सोनी का पति नीचे आता है और अमित से कहता है, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जल्दी मदद कीजिए। सोनी को बच्चा होने वाला है, उसको डिलीवरी पेन हो रहा है, लिफ्ट भी खराब है, इस हालत में मैं उसे नीचे भी नहीं ले जा सकता, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। भैया कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे हम सब। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ भाई साहब जल्दी आइएगा। राहुल बेटा सुनो, सोनी को कुछ नहीं होगा, जो मैं बोलती हूँ जल्दी से करो। ऊपर जाओ, एक भगोने में गर्म पानी करो, पुरानी चादर तौलिया सब कुछ बाहर निकाल के रखो, मैं आ रही हूँ। अनीता सोनी के घर जाती है और बड़े ध्यान के साथ सोनी की नॉर्मल डिलीवरी करा देती है। सोनी को एक लड़का होता है और सब कुछ ठीक रहता है। सोनी भी ठीक हो जाती है और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। पर अनीता को ये बात समझ में आ जाती है कि शहर उसके लायक नहीं है और उसके बेटे और बहू को अनीता की चीजें भी पसंद नहीं है। इसलिए अनीता अपने बेटे से कहती है, बेटा अमित, मैंने बहुत दिन यहाँ रह लिया, अब और रहने का मन नहीं है। तू एक काम कर, कल तू मेरा गांव का टिकट करवा दे, मैं गांव वापस चली जाऊंगी। अरे माँ, तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना तो हुआ था, कुछ वक्त और रह जाती। और वैसे भी गांव में है ही कौन, हम दोनों यहाँ पर हैं, वहाँ अकेले रहकर क्या करोगी, हमारे साथ ही रह जाओ। हाँ मम्मी जी, ये सही कह रहे हैं, इतने दूर गांव में अकेले रहोगी, हमें पता भी नहीं चलेगा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। हमारे साथ रहोगी तो कम से कम आपको कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो हम आपके पास तो होंगे। नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों से नाराज़ होकर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं दोबारा फिर से आऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर मेरे लिए बना ही नहीं है। यहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ अलग है। मैं ठहरी गांव की देसी इंसान, हर चीज़ देसी तरीके से करना जानती हूँ, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। सोनी की नॉर्मल डिलीवरी के बाद अब पूरी सोसाइटी को ये एहसास हो चुका था कि अमित की माँ देसी काम ज़रूर करती है, पर वो काम शहर के तौर तरीकों से लाख गुना अच्छा था। अमित और सुनीता को भी एहसास होता है कि उनके रहने से घर की बिजली बिल, बीमारी और भी कई सारी चीज़ें सही हो रही थी। सोसाइटी के सारे लोग अमित, सुनीता भी अपनी माँ का टिकट नहीं कराते और अनीता के पास जाकर उनसे कहते हैं, अम्मा आप मत जाओ, अगर आप चले गए तो फिर हम हर रविवार अपने पास बुलाकर किससे बात करेंगे, घरेलू नुस्खे कौन बताएगा, कौन सर्दियों को 2 दिन में दूर भगाएगा, कौन अपनों के साथ वक्त बिताना और उनका कीमती मोल समझाएगा। अम्मा, हमें एहसास हो चुका है कि देसी चीजें और पुरानी बातें कभी भी गलत नहीं होती, इनसे हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। मम्मी जी, आपके आने से ही मैंने और अमित ने इतनी बातें करी जितना हम कभी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते थे। दिन भर ऑफिस के काम में बिजी रहना, फिर उसके बाद घर आकर खाने पर भी फ़ोन चलाना, हमें दूर कर रखा था इस फ़ोन ने। पर आपके आने से हम सब पास पास आए हैं और अब आप चली जाएंगी तो हम सब फिर से दूर हो जाएंगे। माँ, हमें तुम्हें समझने में थोड़ी गलती हुई, थोड़ी देर हुई, पर हम समझ चुके हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप यहीं हमारे साथ रहो और हमेशा हमें सारे देसी नुस्खे और सारी देसी चीज़ें खिलाते रहो। सोसाइटी वालों और अपने बेटे बहू के कहने पर अनीता अपने बेटे के पास ही रुक जाती है और सबको देसी तरीका सिखाती है। जैसे ही सास बहू का घूंघट उठाती है, ऊपर कट गई ना। क्या हुआ बहू, क्या कट गई? पतंग माजी, पतंग। पास खड़ा पति बोल पड़ता है, वैसे तो माँ जो इस लड़की की हरकतें है ना, मुझे लगता है सच्ची कटी गई। अरे चुप रह, उसकी माँ ने बताया था कि इसे पतंग उड़ाने का शौक है और हम लोगों के घर की बड़ी छत देखते ही शादी के लिए हाँ करती थी। वाह जी वाह, पहली बार सुना है किसी को घर की छत देखकर शादी के लिए हाँ करते। वैसे आपको हम लोगों के घर की छत देखकर बेटा पसंद आ गया? जी, छत हो तो ऐसी जैसी आप लोगों के घर की है, कितनी बड़ी सपाट
और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि एक छत दूसरी छत से बिल्कुल जुड़ी हुई है। कूद फांद कर पतंग हाथ से नहीं निकल सकती। अच्छा, तो ये वजह थी। वैसे बहू, मेरा बेटा कमाता भी अच्छा है, तो तुझे एक ही पतंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तेरे लिए ढेर सारी पतंग ले आएगा। नाना माँ जी, ये गलती नहीं करती हूँ मैं। पतंग का बदला तो मैं पतंग से ही लेती हूँ। और हाँ, आज तक मेरी एक भी पतंग कोई काट नहीं पाया है। हाँ। खैर, दिन बीतते हैं। बहू रोज दोपहर शाम कभी कभी जल्दी सुबह उठकर पतंग उड़ाने छत पर जाती रहती। एक दिन वो अपने पति के साथ मार्केट घूमने जाती है कि एक लड़का कहता है, ये क्या हाल है? दिखाई नहीं दी कल से। क्या हो गया, डर गई क्या? कौन है ये मीरा? अरे मुझे क्या पता। क्यों भाई, कौन हो और कहाँ दिखाई नहीं दी मैं तुम्हें? क्या बात है, भाई के सामने मासूम बनने का नाटक कर रही हो? पति मीरा पर गुस्सा हो जाता है। मीरा, कौन है ये आदमी और क्या बकवास किए जा रहा है? मैं नहीं जानती। छोड़ो ना तुम, चलो ना चलकर पतंग खरीदते हैं। ओ, तो पतंग खरीदने जा रही हो? जाओ जाओ, कल वाली तो तुम्हारी मैंने ही काटी थी। मीरा को लड़का याद आ जाता है। अच्छा, तो तुम वो हो जो सफेद बिल्डिंग की छत से पतंग उड़ाते हो। अरे यार, पहले बताते ना। मिलते हैं कल फिर से। बहुत खूब पतंग काटी थी तुमने। वो क्या है ना, मुझसे कोई अच्छा पतंगबाज दिखता है तो मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गायक दूसरे गायक का। अगर ये मान सम्मान का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो घर चले। पत्नी उस लड़के से विदा लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। अब क्या था, घर में गली मोहल्ले के आवारा लड़कों का आना जाना शुरू हो जाता है। एक दिन घर में मीरा की शादीशुदा ननद खाने पर आई थी कि तभी, अरे मीरा, ये लो तुम्हारी सैंडल, कल मेरे घर की छत पर रह गई थी। हो हाँ, मैंने तो सारा घर छान मारा लेकिन मिली ही नहीं। थैंक्स। अरे थैंक्स कैसा, कल आ जाना टाइम पर छत में। लड़का चला जाता है। नंदोई मीरा की ननद से कहते हैं, क्या बात है, बड़ी ही एडवांस सोच रखने वाला मायका है तुम्हारा। ये क्या है, तुम्हारी भाभी छज्जे पर क्या करती रहती है? हाँ? अरे चुप रहो, कुछ भी बके जा रहे हो जो मन कर रहा है। भाभी बहुत बड़ी पतंगबाज है, तो मोहल्ले के लड़कों से जान पहचान है। हो सकता है कोई कटी पतंग लूटने के लिए भाग रही हो और चप्पल निकल गई हो। अब क्यों भाभी? हाँ यार, लेकिन अफसोस पतंग भी हाथ नहीं लगी। खैर चलो, कोई बात नहीं, फिर सही। पति को अब मीरा का ये शौक खलने लगता है। वो कभी मीरा की पतंग फाड़ देता तो कभी वो उसकी चक्री तोड़ देता। मीरा अब काफी परेशान रहने लगती है। माँ जी, पता नहीं कैसे मेरी सारी पतंग फटती जा रही है। चक्री भी 2 ले चुकी हूँ, लेकिन दोनों ही टूट गई। अब क्या करूँ? परेशान ना हो बहू, मैं और ला दूंगी। सास मीरा का पूरा ख्याल रखती, तो वहीं पति की अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। अरे बेटा रोहन, ये मजदूर क्यों आए घर पर? कुछ करना है क्या? मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो क्या? नहीं नहीं पिताजी, वो छत की दीवार ऊंची करवा रहा हूँ। वो क्या है ना, रात को चोर उचक के घर पर आसानी से घुस सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख ले। अब क्या था, जिस खुली छत पर मीरा रोज जमकर पतंगबाजी किया करती थी, वो अब ये भी नहीं देख पाती है कि कौन सी पतंग किस दिशा से उड़ी जा रही है। अब ना तो कोई मीरा के घर आता और ना ही मीरा छत पर जाती। एक दिन अरे मीरा, मजा ही आ गया। इतनी कॉमेडी फिल्म तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। लेकिन मीरा बिल्कुल शांत हो गई थी, ना हंसी ना खुशी। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा थका थका महसूस कर रही हूँ। मीरा के लिए पतंगबाजी ही सब कुछ थी, उसकी मानसिक से लेकर शारीरिक कसरत। लेकिन जब से छत पर दीवार खड़ी हुई थी, मीरा का शरीर भी काम करना बंद कर दिया था। एक दिन, माँ जी मैं मायके जा रही हूँ, मन नहीं लग रहा है काफी दिनों से, सोच रही हूँ कि माँ के घर हो आऊं। हाँ हाँ बहू जा, तूने रोहन से तो पूछ लिया ना? नहीं माँ जी, पर
मैं उन्हें फोन पर बता दूंगी। हाँ बेटा, बता देना। जब से तू शादी करके आई है उसका मन भी सिर्फ तेरे साथ ही लगता है। तू नहीं रहेगी तो वो भी उदास हो जाएगा। मीरा पति को भी बता देती है और मायके चली जाती है। लेकिन ये क्या, मायके जाती ही मीरा के मन की रौनक फिर लौट आती है और फिर मायके की छत पर चढ़कर मीरा, ओ कट गई वो लाल बांचा। मजा आ गया, बहुत उड़ रहा था ना, कतर दिया मैंने बाजी वाह। मीरा अब ससुराल जाने से कतराने लगती है। रोहन फोन पर कहता है, मेरा 2 हफ्ते हो गया, अब घर आ जाओ ना। हाँ आ जाऊंगी ना, बस इस हफ्ते मेरा मैच है पतंगबाजी का, वो जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगी। फिर तुम तो जानती हो वहां मैं कहाँ पतंग उड़ा पाती हूँ, मन भी नहीं लगता वहां इसीलिए। रोहन कुछ दिनों तक तो मीरा के बिना रह लेता है, लेकिन एक दिन, माँ मेरा मन नहीं लग रहा है, तुम तो सास हो, मीरा को फोन करके हड़का दो ना कि घर आ जाए। वो तो मैं कर दूंगी बेटा, लेकिन मेरी बात समझ। जैसे तेरा मीरा के बिना मन नहीं लगता और तू उसे मिस करता है, वैसे ही तेरी बीवी का पतंग के बिना मन नहीं लगता। वो खुली चिड़िया सी बच्ची यहाँ कैद सी होकर रह गई थी। अब तू बोलेगा तो बुला लेती हूँ, लेकिन बिना मन के वो यहाँ रहेगी कैसे बेटा। रोहन समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। फिर एक रोज अपने मायके की छत पर मीरा, ओ नो मेरी पतंग कट गई, वैसे मैं अपनी पतंग लेकर आऊंगी, किसी को नहीं मिलेगी मेरी पतंग। मीरा पतंग के पीछे भागती है, लेकिन जैसे ही वो पतंग को पकड़ने की कोशिश करती है, पीछे से एक हाथ आकर पतंग की डोर को पकड़ लेता है। मीरा मुड़कर देखती है तो वो उसका पति होता है। ये लो मीरा, तुम्हारी पतंग। अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी पतंग किसी को लेने नहीं दूंगा। घर चलो, मैंने छत की दीवार गिरवा दी है, अब तो दोनों मिलकर पतंगबाजी करेंगे। मीरा खुश हो जाती है और पति को गले लगा लेती है।